वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल नाइट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नियत शौक न भर जाए कहीं, तो भी दिल में उतर ना जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। वो इंतहाई मसमल और यस्सर मर्दगी से छोटे छोटे कदम उठाती कैंपस से बाहर आ रही थी। दिल में काफ़ी दिनों से बेचैनी और बेकरारी समाई हुई थी। एक इस तरह कैफियत उस पर तारी थी। जहन सिर्फ एक ही बात सोच सोच कर थक गया था। अजीब खुद तरसी की हालत में वो उस वक़्त लग रही थी दुनिया से बेजार, हत्ता कि खुद से भी। चलते चलते वो डिपार्टमेंट से बाहर आई। मायूस और नाउम्मीद निगाहें जो ही सामने की तरफ उठी तो उठी की उठी रह गई। अचानक से यूं लगा जैसे तेज़ धूप में अचानक बादल आ गए हो, जैसे हब से ज़्यादा माहौल में अचानक हवा के ठंडे ठंडे झोंके चलने लगे हों। आसमान से यकदम फवार सी बरसने लगी हो, जो उसके तन मन में जलती इंतज़ार की आग को बुझा रही हो। न जाने उसके पैरों में इतनी फुर्ती कैसे आ गई। वह इंतहाई बेताबाना अंदाज में उसकी जानिब बढ़ी। आंखों में रोशनियाँ से निकलकर उसके चेहरे का अहाता करने लगी। खिज़र, वो अपनी कपकपाती आवाज़ पर बहुत मुश्किल काबू पाकर बोली। खिज़र जो अपने दोस्तों के साथ खुशगप्पों में मसरूफ़ था, आवाज़ पर मुड़ा। ओह मिनाहिल तुम! खिज़र खुशगवार अंदाज में गोया हुआ। खिज़र, तुम 8 दिनों से कहाँ गायब थे? मैंने तुम्हारे सेल पर इतना ट्राई किया कि उंगलियां दिखने लगी हैं, लेकिन तुम्हारा मोबाइल। कहते कहते एकदम उसे उसके दोस्तों का ख्याल आया, जो मायने अंदाज में एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए जा रहे थे। अचानक मिनाहिल को शर्मिंदगी और खजालत ने आन घेरा। भला क्या ज़रूरत थी इतनी बेताबी दिखाने की? उसने अपने आप को जर्निश किया। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। खिज़र मिनाहिल की शर्मिंदगी को भाम गया और उसे लेके कैफ़े की जानिब चला गया। खिज़र, तुम कहाँ गायब थे? पता है तुमसे 8 दिनों तक बात नहीं हुई। तरह तरह के वसवसे और अंदेशे मेरे दिलो दिमाग से चिमटे, मेरा खून चूसे जा रहे थे। दिल में इतनी वहशत आन समाई थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर तुम मुझे फ़ोन को तो कर सकते थे। शिकवा करते करते उसकी आवाज़ रन सी गई, आंखों के गोशे भीगने लगे। ओह मिनाहिल डियर, आई एम रियली सॉरी, मुझे अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ गया। दरअसल भाभी की डैडी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी और भैया बिज़नेस के सिलसिले में जापान गए हुए हैं, तो फिर मुझे ही उन्हें लेकर जाना पड़ा। वो सफाइयाँ पेश करने लगा। लेकिन तुम एक तो फ़ोन तो कर सकते थे। वो हनूज़ रोटी हुई थी। अच्छा बाबा, अब की बार माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो लहजे में प्यार समाकर बोला। ओके लास्ट टाइम। वो शहादत की उंगली उठाकर बोली। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम। खिज़र फ़ौरन बोला। खिज़र, पता नहीं तुम्हारे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। थोड़ी देर पहले खिज़र के दोस्तों का ज़मानी खेज़ रवैया उसे याद आ गया। क्या मतलब है? क्या सोचते होंगे? तुम उनकी होने वाली भाभी हो, बस यही सोचते होंगे। खिज़र ने मिनाहिल पर गहरी निगाह डालते हुए शौक़ी से कहा। मिनाहिल बुरी तरह झेप गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ, अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी, कल तो आओगे ना? मिनाहिल ने इश्तियाक से पूछा। हाँ अब तो रोज़ आऊँगा। ओके खुदा हाफिज़। कहती हुई वो घर की जानिब चल दी। मिनाहिल, ये तुम्हारे घर आने का वक़्त है? हाजरा बेगम ने मिनाहिल को 4 बजे आने पर सरजनिश की। वो अम्मी, मैं इसमें से नज़दीक है ना, तो इसलिए लाइब्रेरी में बैठी नोट्स बना रही थी। वो नसरें चुराते हुए झूठ बोल गई। हाजरा बेगम मुत्तमिन हो गई है। ठीक है लेकिन जल्दी आने की कोशिश किया करो। जी अच्छा। ये कहते हुए तेज़ी से कमरे की जानिब दौड़ गई। वो बादा कोई और सवाल दाखना चाहे और उससे फिर से झूठ का लबादा सर से पैर तक ओढ़ना पड़े। कमरे में आते ही उसने बैग और फाइल बिस्तर पर पटक दी और खुद भी मुसहरी पर गिर सी गई। झूठ बोलना, धोखा देना उसकी आदत में ना था। ये तब्दीली 8 माह पहले उसके अंदर आई थी, जब खिज़र हयात उसकी ज़िंदगी में तूफ़ान की तरह अचानक आया। उसकी पुरसकून और शफाफ ज़िंदगी में हलचल मचा गया। खिज़र की खातिर वो अपने घर वालों से गलत बयानी से काम लेती, अपनी माँ से झूठ बोलती। ये सब कर करके वो इंतहाई मलूल और नादम होती, लेकिन वो क्या करती? खिज़र की मोहब्बत ने उसे सब कुछ करने पर मजबूर कर दिया था। वो जो हमेशा लड़कों से एक फासले में रहकर सिर्फ काम की बात किया करती थी, आज इतने सारे लड़कों के सामने अपनी बेताबी और बेकरारी को यहाँ कर गई थी। वो क्या थी और क्या होती जा रही थी? खिज़र MA का होनहार स्टूडेंट था। दराज काम, अकमत, सरख सफ़ेद रंगत। वह इंतहाई जाचब नज़र पर पर्सनालिटी का मालिक था। दौलत और आला ख़ानदानी बैकग्राउंड उसके इजाफी खूबियाँ थी। तकरीबन कैंपस की हर लड़की के दिल में बसता था खिज़र हयात, लेकिन उसके दिल में मिनाहिल ने जाने कब और कैसे आ समाई। तीखे नकूश की मिनाहिल गंधमी रंगत लेकिन बेला की कशिश की थी। आंखों में जहानत की साथ साथ दुनिया भर की मासूमियत सिमटी हुई थी। तबीयत में हद दर्जा सादगी, ज़माने की चलतर बाजियों से काफ़ी हद तक नाआशना थी। हर एक को अच्छी निगाह से देखने वाली मिनाहिल सिर्फ एक प्यार करना जानती थी, नफ़रत को वो जानती तक ना थी। उससे 2 साल बड़ी खज़ल की बहन, जो उसके
جو اس کے مقابلے میں کافی تیز اور ترار تھی، جس کی شادی اپنے ماموں زاد دانش سے ہوئی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ ابو ظبی میں مقیم تھی۔ اس غزل اسے زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن اس کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا: آپ بھی دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اور میں یقین ہے کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھے ہیں تو دوسرے بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کریں گے۔ غزل اس کی نرالی منطق پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ اسے ہمیشہ ڈر لگا رہتا کہ کہیں منال کی معصومیت اور بھولا پن کا کوئی فائدہ نہ اٹھا لے، کیونکہ دنیا ایسے لوگوں کو ترنے وار اللہ سمجھتی ہے، انہیں نگلنے کی کوشش کرتی ہے، اور منال کی یہی معصومیت اور سادگی خضر کی توجہ بن گئی تھی۔ خضر جو منال جیسی ریزرو اور سمپل لڑکیوں کی طرف نگاہ ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کی معصومیت اور کشش اسے ایک دم متاثر کر گئی۔ اسے ان معصوم اور بے وقوف لڑکیوں کو اپنی محبت کے سنہرے جال میں پھنسا کر نہ جانے کیوں لطف محسوس ہوتا تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو اپنی ذات کی بھرم کو بہت اہمیت دیتے تھے اور عورت کو صرف مردوں کی تسکین کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ ان کی انا یہ قطعی گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی عورت ان کے مقابل آن کھڑی ہو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہہ رہے۔ عورت ہمیشہ مرد کے آگے جھکتی رہی، یہی خضر کی سوچ اور عمل تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے خضر کا فون آیا۔ اس وقت اماں ابا سونے لیٹ چکے تھے۔ منال سے چھوٹا بھائی عزیز اپنے کمرے میں انٹر کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ ہیلو، منال پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ہیلو جانے خضر، کیسی ہو؟ ریسیور سے خضر کی نشیلی اور گنگناتی ہوئی آواز ابری۔ منال کے جسم کے مسام سے یک دم پسینہ پھوٹ پڑا۔ خضر کی اتنی مخمار اور بوجھل آواز سن کر اس کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگیں۔ خضر پلیز آپ اس طرح مجھے مخاطب نہ کیا کریں، منال بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی بول اٹھی۔ تو پھر مسز خضر کہہ کر پکاروں ڈیئر، وہ سابقہ لہجے میں بولا۔ خضر میں فون بند کری ہوں، وہ سے چھوا اٹھی۔ اچانک خضر کا گنگناتا ہوا کہکا ریسیور سے ابھرا۔ ارے منال، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کیوں جاتی ہو؟ میں تو تمہیں تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا۔ منال دھیرے سے مسکرا دی۔ جو ندامت اور شرمندگی کی رداء اس نے دوپہر سے اوڑھ رکھی تھی، وہ خضر کی باتیں سن کر اس کے کندھوں سے پھسل کر دور جا گری تھی، اور یاد تھا تو صرف یہ کہ خضر اسے کہنا چاہتا ہے۔ فون رکھ کر وہ سرشاری سے بستر میں آن لیٹی اور خضر سے پہلی ملاقات کو یاد کر کے مسکراہٹ اس کی شنگرفی ہونٹوں پر رینگنے لگی۔ ایکسکیوز می مس، یہ سیٹ میں نے اپنے دوستوں کے لیے ریزرو روکی ہے، آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں۔ آج سیمینارز اٹینڈ کرنے وہ اپنی دوست آج کنول کے ساتھ آڈیٹوریم آئی تھی۔ سیمینارز ابھی شروع نہیں ہوئے تھے کہ وہ کنول کے ساتھ گفتگو تھی کہ انتہائی دلکش آواز ابھری تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ متوجہ ہوئیں۔ دیکھیے مسٹر، یہاں پر کسی کا نام نہیں لکھا، نہ ہی یہاں کوئی سامان موجود ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ آپ کی ہے۔ کنول باقاعدہ جڑ پر اتر آئی۔ وہ کافی تیکھے مزاج کی مالک تھی۔ دیکھیے میڈم، مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی، پلیز یہ جگہ چھوڑ دیجیے۔ وہ کنول کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر منال کی طرف متوجہ۔ اوکے، آپ یہ سیٹ لے لیجیے۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ خضر نے مشکل مسکراہٹ کو ہونٹوں تک آنے سے روکا۔ کنول فہمانشی نگاہوں سے منال کو گھورنے لگی، جس نے انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میدان فوراً ہی چھوڑ دیا تھا۔ ناچار کنول کو بھی اٹھنا پڑا۔ منال اس کے ہاتھ تھام کر اسے باہر لے گئی، چاہتی تھی کہ 2 گھنٹے اسے منانے میں ضرور لگ جائیں گے۔ ان کی پیٹھ اٹھ مرتے ہی خضر کھل کر مسکرا دیا۔ منال کے بارے میں جو اس کے دوستوں نے بتایا تھا وہ ہو بہو ویسی ہی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں جیسی تیز اور تراری اس کے اندر منقود تھی۔ سنیے مس، وہ انتہائی انہماک سے لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، تبھی مانوس سی آواز اس کے بالکل قریب سے ابھری۔ اس نے ایک دم سر اٹھایا تو مقابل کو دیکھ کر وہ بری طرح سٹپٹا گئی اور انتہائی بوکھلاہٹ میں سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خضر بے ساختہ کہکہا مار کر ہنس پڑا۔ ارے آپ کھڑی کیوں ہو گئی؟ یہ سیٹ میں نے ریزرو نہیں کی، وہ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ منال اچانک خفیف سی ہو گئی، پھر فوراً ہی بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے خضر حیات کہتے ہیں، اور آپ کا گڈ نیم؟ وہ انتہائی دل نشین انداز میں بولا۔ منال مسئلے میں پڑ گئی کہ اپنا نام بتائے یا نہیں۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر خضر گویا ہوا۔ شاید آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند نہیں کریں گی۔ منال یکدم گڑبڑا گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نام منال گوہر ہے۔ منال گوہر؟ اوہ، ویری نائس نیم، خضر مسکرا کر بولا۔ منال کو خضر سے الجھن سی ہو رہی تھی، نہ جانے کیوں وہ خواہ سے فری ہو رہا تھا۔ اور دوبارہ نوٹ بک پر جھک گئی، اسے اکثر نظر انداز کرنے لگی۔ منال، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ لکھتے لکھتے ہی ہاتھ ایک دم ساکت ہو گئے، پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑا۔ انتہائی حیرت سے اسے سر اٹھا کر خضر کی جانب دیکھا۔ چہرے پر برہمی ناگواریوں کے رنگ تیزی سے ابھرنے لگے، آنکھوں میں موجود نرماہٹ کی جگہ غصے اور اشتعال نے لے لی۔ مسٹر خضر، اس بات سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ انتہائی ناگواری سے بولی۔ خضر کو اسی قسم کے ری ایکشن کی امید تھی، سو برے آرام سے اس کے سامنے استعداد تھا۔ منال، مجھے غلط مت سمجھو، میں صرف آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو انتہائی پاکیزہ اور انمول جذبہ ہے۔ آپ بہت اچھی نیچر کی مالک ہیں اور اچھے لوگوں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی دوستی صرف ایک ہی معنوں میں کی جائے۔ میں آپ سے خالص اور بے ریا دوستی کا خواہاں ہوں۔
مناہل سے حیرت سے دیکھے گئے۔ اس کا لب و لہجہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ کھو سی گئی، اس کی باتیں اس سے بھی زیادہ دل نشین تھی۔ پھر یکدم جیسے وہ نیند سے بیدار ہوئی، بنا کچھ کہے اپنی کتابیں سمیٹ کر تقریباً دوڑتی ہوئی وہ باہر نکل گئی۔ اس رات وہ ساری رات کروٹیں بدل بدل کر ادموئی ہو گئی، نیند کی منتیں کرتے کرتے تھک گئی، لیکن نیند کسی لہر روٹی دو شیزا کی طرح نخرے دکھا رہی تھی۔ بالآخر وہ اٹھ بیٹھی، خضر کی باتیں اسے بری طرح ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس کا دل یہ کیا کرے کیا نہ کرے کے درمیان پینڈولم کی طرح ہل رہا تھا۔ خضر اسے بھی بہت اچھا لگا تھا، لیکن دوستی، ہیلو مناہل، یہ لو فرینڈشپ بینڈ۔ وہ کنول کے ساتھ لابی میں بیٹھی اس کے منگنی کی ردات انتہائی ہوش و خضوع سے سن رہی تھی، اور جب اچانک خضر آ دھمکا، کنول اس خضر کی بات اور بے تکلفانہ انداز سے بری طرح چونک گئی اور اس دفاعیہ نظروں سے مناہل کو دیکھا۔ مناہل اس کی نظر سے گھبرا سی گئی۔ ایکچولی کنول، میں تمہیں بتانے والی تھی یہ صاحب مجھ سے دوستی، اتنا کہہ کر وہ انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ کنول نے جانچتی نظر سے خضر کو دیکھا، جو اس وقت انتہائی بے ضرر اور سادہ لگ رہا تھا۔ مس خضر حیات، آپ صرف مناہل سے ہی کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ کنول نے استفسار کیا۔ دیکھیے مس کنول، صاف شفاف دوستی کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، میں ان سے بالکل خالص اور بے یار دوستی کرنا چاہتا ہوں، وہ ایک جذب سے بولا۔ آخر کنول میں بھی ہوا کی ہی بیٹی تھی اور سامنے ابن آدم تھا، عیار چالاک اور مطلب پرست بھی۔ وہ خضر سے تھوڑا بہت متاثر سی ہو گئی۔ کنول ایک متمول گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، کئی کلاس فیلوز اس کے اچھے دوست تھے۔ وہ دوستی کو برا نہیں سمجھتی تھی، لیکن بشرط یہ کہ دوستی کسی غلط مقصد کے تحت نہ ہو۔ لیکن مناہل کا جس قسم کی فیملی سے تعلق تھا، وہاں پر ایسی دوستیوں کو عموماً معیوب سمجھا جاتا تھا، اور اس بات کا ذکر وہ خضر سے بھی کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں مناہل سے دوستی نہیں کروں گا، صرف ان کے خاندان اور گھر والوں کی وجہ سے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ مشکل میں پڑ جائے۔ انتہائی اپنائیت سے کہہ کر وہ رکا نہیں، لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ مناہل ساکت سی بیٹھی رہ گئی، اس کا لہجہ خنجر بن کر اس کے دل میں اترا تھا۔ دل نے شدت سے خواہش اسے روک لے اور کہہ دے کہ ہاں، مجھے تمہاری دوستی قبول ہے، لیکن دماغ مسلسل انکاری تھا۔ کنول نے مناہل کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اندرونی جنگ و خلفشار کا غماز بنا ہوا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ پھر اسے خضر بہت دنوں تک نظر نہیں آیا، یہاں تک کہ اس میچ شروع ہو کر ختم بھی ہو گئے۔ آخری پرچے دے کر وہ نکلی تو سامنے گراؤنڈ پر اچانک اسے خضر نظر آ گئے۔ مناہل کی دل کی دھڑکنیں منتشر سی ہو گئی۔ اس وقت خضر کی نگاہیں بھی مناہل کی طرف اٹھی، آنکھوں میں ایک دم جوت سی جل اٹھی، لیکن ہلکا سا شکوہ بھی ہلکورے لے رہا تھا، جس نے مناہل کو بنجر مچھلی کی طرح تڑپا دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ سنیے، معاقب سے خضر کی آواز ابھری۔ نہ جانے کیوں وہ بے تحاشا خوش ہو گئی، ایک دم پلٹی تو خضر کے ہاتھ میں اپنا ایڈمٹ کارڈ دیکھا تو شاید اس کے ہاتھ سے خضر کو دیکھ کر گر گیا تھا۔ یہ غالباً آپ کا ہے، وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اجنبی انداز میں بولا۔ اس نے خاموشی سے ایڈمٹ کارڈ تھم لیا اور نہ چاہتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ اس وقت وہ ضبط کی بلندیوں پر تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے کہے، خضر، مجھے تم سے ڈھیروں باتیں کرنے کا دل چاہتا ہے، اسے دکھ سکھ تم سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اس کے علاوہ میں تمہاری دوستی بھی چاہتی ہوں، لیکن وہ کہہ نہ سکی۔ نئے سال کے ساتھ ہی نیا سیمسٹر بھی شروع ہو چکا تھا، بہت سے نئے چہرے نظر آ رہے تھے۔ کنول نے سیمسٹر بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ اچانک پیا دیش سدھار گئی تھی۔ شوہر صاحب امریکہ میں تھے، کنول کا ویزا لگا تو وہ رخصت ہو کر امریکہ چلے گی۔ مناہل اپنے آپ کو بہت اکیلا سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی صرف کنول سے ہی دوستی تھی، باقی سب سے اچھی سلام دعا تھی، لیکن دوستی نہیں تھی۔ وہ کسی کام سے ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے خضر کو آتا دیکھا، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جیسے کوئی گہری چوٹ لگی ہو۔ مناہل کی قدم اس کی حالت میں دیکھ کر رک نہیں سکے، اور جب رکے تو اس نے دیکھا کہ وہ خضر کو بہت قریب کھڑی ہے۔ ارے مناہل، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ چہرے پر حیرانی سمیٹ کر بولا۔ نہیں، کوئی کام نہیں ہے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر سرنفی میں ہلانے لگی۔ یہ آپ کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تو سوچا، جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئی۔ اپنے بالوں کو لٹ بار بار کان کے پیچھے اڑ رہی تھی، جو حواس اس کی سبھی چہرے پر آئی جا رہی تھی۔ اس لمحے کنفیوز اور گھبرائی سی مناہل بہت پیاری لگی۔ اوہ، یہ خضر نے اچانک اپنا ہاتھ ماتھے کی جانب بڑھایا۔ بس ایسے ہی پچھلے دنوں تیز بخار کی وجہ سے چکر آ گیا اور اڑتے ہوئے میز کا کونا۔ آپ کو بخار تھا؟ مناہل بے ساختگی سے کہہ اٹھی، لیکن اگلے پل بری طرح سٹپٹا گئی۔ خضر مسکرا دیا۔ جی مناہل، مجھے بخار تھا، لیکن آپ پریشان مت ہو، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مناہل نے جھکا سر اٹھایا تو اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی ہولے مجھ سے مسکرا دی، اور یہیں سے خضر اور مناہل کی دوستی کا آغاز ہو گیا۔ خضر نے یہ دوستی جلد ہی محبت کے فریب میں بدل دی، اور اب وہ مناہل سے اکتا چکا تھا۔ یار، وہ تیری بھولی بھالی چڑیا تیرے فراق میں تو شمع کی طرح پگھلی جا رہی ہے، وحید نے لو فرانہ انداز میں کہا۔ ارے اتنی بے قراری تھی تیرے لیے وہ لیلی صاحبہ جیسے صحرا میں کوئی پیاسا پانی کے لیے ہوتا ہے۔ کامران نے ٹکرا لگایا۔ خضران
खिज़र उन लोगों को देखते हुए फातहाना अंदाज से मुस्कुरा दिया। हाँ, मेरे ज़रा से इशारे पर पके हुए आम की तरह मेरी झोली में गिर गई। खिज़र इंतहाई रौनक भरे अंदाज में मिनाहिल का जिक्र कर रहा था। बस यार सोच रहा हूँ इस चिड़िया को अब उड़ा नहीं दूँ। वो हाथ छाड़ते हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही अपना कीमती टाइम से उसे दे दिया है। उसके जहरीले लहजे में मिनाहिल के लिए तहकीर ही तहकीर थी। वो यूनिवर्सिटी इंतहाई सरशारी से घर लौटी। आज पूरा वक्त उसने खिज़र के साथ बातें करते हुए गुजारा। खिज़र उसे कुछ खोया खोया से लगा था, लेकिन मिनाहिल ने उसे अपना वहम समझा था। हमेशा की तरह आज भी खिज़र ने उसे एक सौंप पहले उतार दी थी, लेकिन मिनाहिल की बदकिस्मती और खिज़र की खुशकिस्मती कि हाजरा बेगम को जो मार्केट से घर आ रही थी, बस ख़राब होने की वजह से एक सौंप पहले उतर गई थी, जो उसी सौंप पर आकर ख़राब हो गई थी। अपनी जवान बेटी को किसी गैर मर्द की इंतहाई शानदार गाड़ी से उतरते देखकर वो सकते में आ गई। हाथ पाँव बिल्कुल बेजान हो गए। तमाम थैले हाथों से छूटकर ज़मीन में बोझ हो गए। अरे अम्मा बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है? हमदर्द खान की तवज्जो जो हुआ जो बुत की तरह एक ही जगह पर खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी भी हरकत न कर सकेंगी। राहगीर ने तमाम थैले समेटकर उन्हें पुकारना चाहिए, लेकिन वो तो कुछ और सुन ही नहीं रहे थे। आंखों में वही मंजर ठहर सा गया था जो उनके दिल में क़यामत मचा गया था। अम्मा जी, तीसरी और चौथी आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंक गई, जैसे बहुत गहरी नींद से बेदार हुई हैं। खाली खाली नज़रों से मुकाबिल को देखा। आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। वो परेशानी से बोला। यकदम उन्हें होश आ गया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊँगी। ये कहते ही वो मुर्दा कदम उठाती हुई जैसे तैसे घर पहुँची। मिनाहिल पर निगाह पड़ते ही उनकी शाख से कैफियत हज़ानी कैफियत में बदल गई। वो जुनूनी अंदाज में शेरनी की तरह मिनाहिल पर झपटी और उसे घसीटते हुई कमरे में ले गई। मिनाहिल अम्मा का ये रोप अंदाज देखकर शिद्दत से रह गई। किसी न होने के ख्याल से उसका दिल सूखे पत्ते की मानित कांपने लगा। अंदर आते ही उन्होंने उसका गालों में थप्पड़ की कपड़ों की बारिश बरसा दी। अम्मा अम्मा, क्या हुआ? मुझे क्यों? वो बमुश्किल मनमनाई, लेकिन वो होश में कहाँ थी। एक जुनून सवार था। कमबख्त जली बेहया इसी दिन के लिए तो उस पर इतबार किया था कि बीच चौराहों और बस स्टॉपों पर तू हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए। उनके मुंह से कुफ आ रहा था और उड़ रहा था, और मिनाहिल राज खुलने पर पहुंचा रह गई। मज़ाहमत छोड़कर वो खामोशी से वो मार खाए जा रही थी, क्योंकि वो अपने आपको इस बात का मुस्तहिक समझ रही थी। एकदम अब्बा कमरे में दाखिल हुए। तबीयत कुछ बोझल होने की वजह से वो ऑफिस जल्दी उठ जा आए थे। मिनाहिल के कमरे से हाजरा बेगम की बेरब्त आवाज़ों से वो दौड़ कर अंदर आए तो अंदर का मंजर देखकर उनके पैरों तरह से ज़मीन निकल गई। लपक कर अंदर आए और ये मुश्किल मिनाहिल उनके चंगल से आज़ाद कराया। क्या हो गया हाजरा बेगम, क्यों बच्ची की जान लेने तरपे हो? अब्बा ने अम्मा के कंधों को झंझोड़ कर कहा तो एकदम उनके हाथ साकत हो गए और वो कटे हुए शहतर की तरह ज़मीन पर घुस गई। अरे मिनाहिल के अब्बा, क्या बताओ, नाक कटवा दिया आपकी इस लाडली ने। वो मिनाहिल की जानिब नफरत से देखते हुए सांप की मानित फंकारी। अब्बा बुरी तरह चौंक पड़े। मिनाहिल को यूँ लगा कि वो मरी वो अब्बा जी की नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी। इसका जी चाहा कि ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। ये तुम क्या कह रही हो? इंतहाई बेरबत जुमला अब्बा के मुँह से निकला। उसके कंधों एकदम झुक गए थे। अरे पिछले सौ पर किसी गैर मर्द की गाड़ी में बाहें खिलाती हुई उतरी है। और इतना कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब्बा का मुंह उस इंकशाफ से खुला का खुला रह गया। वो गहरी यकीनी से कभी मिनाहिल को देखते, कभी अम्मा को। कहीं ये ख्वाब तो नहीं है? वो अपने आप से गोया हुए। नहीं नहीं, ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। वो बेसाख्ता झरझरी लेकर बोले। मिनाहिल की हालत ऐसी हो रही थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। हाजरा बेगम अपने सर को पीटते हुए बाकायदा बीन कर रही थी। अब्बा यूँ चुप थे जैसे अब कभी वो लब कुशाई नहीं करेंगे। हाजरा बेगम बोलते बोलते थक सी गई थी। अब्बा भी बेहस हरकत अम्मा के साथ ज़मीन पर बैठे थे। फिर वह इंतहाई खामोशी से उठे और मिनाहिल के करीब से गुजरते हुए सिर्फ एक निगाह डाली, और वह निगाह मिनाहिल के वजूद में गर्म सलाह की तरह गिर गई थी। अब्बा खामोशी से बाहर निकल गए तो मिनाहिल ने तड़प कर 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन फिर रुक गई। बेआवाज़ उसके मुंह से अब्बा निकला। 2 दिन से मिनाहिल अपने कमरे में दम सादा भूखी प्यासी पड़ी थी। अज़ीर उसे कई दफ़ा खाने के ट्रे दे गए थे, लेकिन वो जानती थी कि अम्मा अब्बा भी उससे इसी तरह भूखे होंगे। रात को वह हिम्मत करके अपने कमरे से निकली और लरजते कदमों से अम्मा के दरवाजे तक गई। अम्मा नमाज की तख्त पर बैठी तस्बीह दाने गिराते हुए खोई हुई थी, और अब्बा बिस्तर पर लेटे किसी गहरी सोच में मस्त थे। वो बेकरार से अंदर आकर अम्मा के घुटनों पर गिर गई। वो यकदम चौंक गए। अम्मा अम्मा, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो, मेरे कदम बहक गए थे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ कुछ तो बोलो, मुझे डांटो मारो लेकिन बोलो। अम्मा का लब भैंजे देख कर वो बहुत जज्बाती हो गई। फिर एकदम पलट कर अब्बा के बिस्तर पर आए, उनके पैर पर पकड़ लिए। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मैं अपने प्यारे अम्मा अब्बा के लिए इतने दुख और नदामतों का बायस बन जाऊंगी। मुझे माफ़ कर दो अब्बा। मुझे रोते रोते अचानक उसे शदीद चक्कर आया। वो गिरती चलेगी। मिनाहिल अम्मा तस्बीह छोड़कर उसकी जानिब लपकी। 2 दिन से भूखा प्यासा रहने और मुसलसल होने की वजह से वह होश खरूब से बेगाना हो गई थी। होश आया तो अम्मा को अपने ऊपर झुका हुआ पाया। अब्बा परेशानी के आलम में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे।
उसे आंखें खोलता देखकर अम्मा एकदम बोली, खुदा का शुक्र है तुझे होश आ गया, अब जल्दी से उठ जाओ और खाना खा ले। वो अपने साहब लहजे में बोले जिस तरह वो उसे पहले मुखातिब करती थी। मिनाहिल उन्हें हैरत और बेयकीनी से देखने देखने गई जो उठकर खाना लेने जा रही थी। फिर उसकी निगाह अब्बा की जानिब मुड़ी। वो तमकने से चलते हुए उसके करीब आन ठहरे और बड़ी शफकत से उसके सर पर हाथ रखकर इतना कहा कि जहन में किसी किस्म का बोझ ना डालो, तुम्हारी खुशी हमें सबसे ज़्यादा अजीज है। वो गंग सी अब्बा को देख के गई। अब्बा कब के बाहर जा चुके थे, लेकिन वो अभी तक वैसी ही पोजीशन में बैठी थी। अचानक मिलने वाली खुशी ने उसे गंग सा कर दिया था। अम्मा खाने की ट्रे लेकर दाखिल हुई तो उसे होश आया। अम्मा अम्मा क्या क्या आप लोग, कहते कहते रुक गई। अम्मा उसकी मुश्किल आसान करते हुए गोया हुई, मिनाहल तो उस लड़के से कह कि वो अपने वालिदैन को अपने घर भेजे। वो अम्मा के चेहरे को टटोलने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर किसी किस्म का जलाल या नागवारी ना थी। मिनाहल पर शादी मर्ग जैसी ये कैफियत तारी हो गई थी। अम्मा ये आप सच क्या है? खुशी की जाती ने उसकी ज़ुबान को गंग सा कर दिया था। अच्छा अब खाना खा ले, अम्मा ममता भरे अंदाज में बोली। मिनाहिल उनसे लिपट गई और सावन की झड़ी फिर से उसकी आंखों से लग गई। अच्छा बस अब रोना बंद कर, जल्दी से खाना खा ले, मुझे भी भूख लग रही है। और फिर दोनों ने एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाया। हेलो खिजर, मैं मिनाहिल बोल रही हूँ। हाँ बोलो। आवाज़ किसी भी किस्म की जोशो मसरत से आ रही थी। इंतहाई सपाट सा लहजा खिजर का, लेकिन वो अपनी खुशी में महसूस ही ना कर सकी। खिजर मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ, तुम कल यूनिवर्सिटी आओगे ना? वो उसे ताकीद करने लगी। दूसरी तरफ खिजर बोर होने लगा था। ठीक है बस, या कोई और बात? वो बेजारी से बोला। बस यही कहना था। अब की बार मिनाहिल उसके लहजे से चौंक उठी। क्या बात है खिजर, तुम ठीक तो हो ना? मिनाहिल परेशानी से इंतजार करने लगी। नहीं बस ज़रा थक गया हूँ, कल बात करते हैं। ओके खुदा हाफिज़। मिनाहिल उसको जल्दी जल्दी से टाल कर उसने फ़ोन रख दिया। अब वो इसके ड्रामे से बोर होने लगा था। ये तुम क्या कह रहे हो? खिजर होंग बना मिना क्या कह रही हो? मिनाहिल खिजर होंग बना मिनाहिल के सामने बैठा था। क्या मतलब? खिजर मैं कह रही हूँ भाई अब्बा मेरी खुशी की खातिर तुमसे शादी करने को राज़ी हो गए। मक्खन खाती हुई हुई बोली खिजर, क्या तुम खुश नहीं हुए? ये सुनकर खिजर का गुमसुम होना और फिर सर्द सा रद्दअमल देखकर मिनाहिल एक लम्हे के लिए अंदर ही अंदर लड़ सी गई। देखो मिनाहिल, मैं तुमसे सिर्फ दोस्ती करना चाहता था, फिर ना जाने कैसे हमारी दोस्ती में मोहब्बत शामिल होगी। लेकिन ये शादी कहाँ से आ गई? और वो भी तुम जैसी मिडिल क्लास की लड़की से? वो इस्तेज़ाई अंदाज से गोया हुआ। मिनाहिल की आंखें फटी की फटी रह गई। खिजर की बातें सुनकर वो गंग सी बैठी रह गई। मौत जैसा सन्नाटा उसके वजूद में तेजी से उतरने लगा। खिजर ये तुम? वो हल्का कर रह गई। चेहरा लट्ठे की मारे सफ़ेद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्थर का बुत हो, जिसके अंदर ज़िंदगी की रमक और खून का एक कतरा भी ना हो। देखो मिनाहिल, मैंने तुमसे सिर्फ दोस्ती की थी, ना मुझे तुमसे पहले कभी शादी करनी थी, ना अब करनी है। और अब लाइफ पार्टनर्स के रूप में तुम्हें कभी नहीं देखा। अपने लाइफ पार्टनर के रूप में तुम्हें कभी नहीं देखा। वो इंतहाई सफाकी से उसके दिल की करचियाँ कर रहा था, जो उसकी रूह में पेवस्त होकर उसकी रूह को छलनी कर रही थी। अब आदम कितने आराम और इत्मीनान से बिनते हवा के मान एतमाद और अना को अपनी मर्दानगी और ना के ज़म में पामाल कर रहा था। मिनाहिल ने ये मुश्किल खुद को उठाया। उसे लगा जैसे उसका जिस्म जिंदा लाश हो गया है। खिजर पर सिर्फ एक निगाह डालकर बोली, खिजर हयात, औरत को इतना हकीर मत समझो। ये मत भूलो कि जिस औरत को तुम महज अपनी तफरीह का जरिया समझते हो, वो वही एक औरत तुम्हारी माँ भी थी, जिसने तुम्हें जन्म दिया है। उसे गाली मत बनाओ खिजर, इसे रस्वा मत करो। औरत मजबूर नहीं होती, बल्कि मर्द उसे मजबूर कर देता, कभी उससे मोहब्बत करने पर और कभी नफरत करने पर। मिनाहिल की आंखों में एकदम नफरत की आग जल उठी थी। बोलते बोलते उसका सांस थोंके की मारे चल जा रहा था। जाते जाते वो पलटी। खिजर, मेरी दुआ है कि तुम्हारे घुटने भी किसी औरत के आगे झुके। उस वक्त तुम्हारी अना, तुम्हारा गरूर, तुम्हारा सब टूट जाए और तुम उसके साथ उसकी भीख मांगो और वह तुम्हें ठोकर मार कर चली। वो इंतहाई नफरत से कहकर तकरीबन भागती हुई चलेगी। खिजर उसके अल्फाज सुनकर एक लम्हे को काम सा गया, फिर एकदम मोबाइल की बीप पर मोबाइल की तरफ मतवजा हो गया। वो न जाने किस तरह गिरती पड़ती घर पहुंची। हाजरा बेगम ने जो उसे ऐसी हालत में देखा, अपने कलेजा थाम कर रह गई। कितनी खुश निकली थी वो सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और इस वक्त जो कर्ब उसके चेहरे पर था, वो उसके दिल की तबाही की दास्तान पे खूबी सुना रहा था। माँ को सामने देखकर उसकी सब्र की नाबें टूट गई और अम्मा के गले लगकर वो तड़प तड़प कर रो दी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। हाजरा बेगम के वसवसे और खदशात हकीकत का रूप धारे उनके सामने खड़े थे। उन्हें यही वसवा था कि भला इतना अमीर घराने का बेटा मतवसत घराने की लड़कियों को क्यों कर अपने घर की जीनत बनाने का वादा होगा। अम्मा, उसने मुझे धोखा दिया। मेरे दिल को वो ज़ोरों की तार रोए चली गई। सब्र कर मेरी बच्ची, मुझे तेरी सादगी और मासूमियत से उसी दिन के लिए तो डर लगता है। हर एक पर आंख बंद करके यकीन तो जो कर लिया करती थी। हौसला कर मेरी बच्ची। लेकिन मनाहिल कहाँ से इतना बड़ा हौसला लाती? दिल का लहू आंखों के रास्ते बह जा रहा था। उसके लब मुस्कुराना ही भूल गए थे। वीरान सी आंखें किसी गैर मनी नुक्ते को तलाश किए जाती। अम्मा अब्बा उसकी ऐसी हालत में देखकर बहुत करते, लेकिन मजबूर था। उसके जख्मों का मदाद सिर्फ वक़्त कर सकता था। जो कुछ कछुए की चाल चल रहा था, उसे यूनिवर्सिटी में भी जाना छोड़ दिया था। अम्मा ने उसे बहुत संभाला हुआ था। मेरी बच्ची, इस पर हर जाई के लिए क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? तेरी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। सब एक भयानक ख्वाब समझकर भुला दे। उसे अम्मा को देखा जो उसकी फ़िक्र में खुली जा रही थी। ये सब वक्ती मोहब्बतें होती हैं। माँ बाप की मोहब्बत सारी ज़िंदगी के लिए होती है।
ابا بھی بہت کمزور سے دکھائی دے رہے تھے۔ کتنی بڑی بیٹی ہوں میں، ہمیشہ ہی اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سامان بڑی بیٹی ہوں میں، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے دکھ کا سامان پیدا کر دیتی ہوں۔ آخر میں اسے بے وفا کی خاطر اپنے والدین کو کیوں دکھی اور غمزدہ کر رہا ہوں؟ وہ بھور تو اپنے نئے پھول کی تلاش میں چلا گیا ہوگا، میں کیوں زندگی جیسی نعمت سے منہ موڑ لوں؟ وہ دل ہی دل میں سوچے گئے۔ اماں پلیز آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ لوگ کتنا دکھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تڑپ کر اماں سے لپٹ گئی۔ میں اب کبھی نہیں رہوں گی۔ وہ جلدی سے جلدی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، میں سب بھول جاؤں گی۔ مناہل اماں کو یقین دلاتے ہوئے بولی۔ اماں نے پیار سے اسے گلے لگا لیا۔ مناہل بیٹا جی اماں، آٹا گوندتے ہوئے مصروف انداز میں مناہل نے جواب دیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسے سر اٹھایا تو اماں عجیب مگوسی کیفیت میں نظر آئی۔ مناہل جان گئی تھی کہ اماں کچھ کہنا چاہتی ہیں لیکن ہچکچا رہی ہیں۔ اماں آپ کو مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ مناہل نے استفسار کیا۔ بیٹا ہم چاہتے ہیں کہ تیری شادی کر دی جائے۔ مصروف ہاتھ یکدم ساکت ہو گئے، زبان جیسے تالوں سے چپک سے گئی ہو۔ وہ کتنے ہی لمحے بول ہی نہ سکی۔ مناہل تیری شادی ہو جائے تو تمہیں بھی ہمیں بھی سکون نصیب ہوگا، تجھے خوش دیکھ کر ہم بھی خوش ہوں گے۔ تو ہاں کہہ دے بیٹا، اماں چاہت سے بولی۔ لڑکا تمہارے ماموں کا جاننے والا ہے، شکل و صورت کا بھی اچھا اور اپنا بہت بڑا کاروبار ہے۔ لیکن وہ جوش میں کہتے ہوئے رک گئی۔ اماں آپ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہ مجھے منظور ہے۔ وہ جذباتی سے آری لہجے میں بویا ہوئی۔ میری شادی سے آپ کو سکون اور خوشی ملتی ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، جیتی رہ میری بچی۔ اماں نے خوش ہو کر اس کے پیشانی چوم لی۔ لیکن بیٹا وہ بات یہ ہے کہ یہ لڑکے کی دوسری شادی ہے۔ مناہل صرف ایک لمحے کو ساکت ہوئی، پھر مضبوط لہجے میں بولی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اماں جلدی سے بولی اولاد ہوتی تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لہجے میں شیشے کی کچیوں جیسی چبھن تھی۔ اماں انتہائی رنجیدہ سی ہو کر چلی گئی اور وہ تلخی سے مسکرا دی۔ شادی بالکل سادگی سے انجام پائی تھی کیونکہ مناہل نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف مصروف کی بھی دوسری شادی تھی، وہ بھی سادگی چاہتے تھے۔ مناہل کی سسرال نے صرف ایک دیور اور سسر تھے۔ دیور آج کل لندن گیا ہوا تھا اور سسر کامیاب بزنس مین کی طرح انتہائی مصروف شخص تھے۔ وہ شخص جس کو مناہل کا نصیب بنایا جا رہا تھا اتزل شاہ، اسے مناہل نے دیکھا تک نہ تھا، نہ ہی ایسی کوئی آرزو اسے تھی۔ غزل جو اس کی اچانک شادی کا سن کر انتہائی افراتفری کے عالم میں ابو ظبی سے آئی تھی، اتزل کو دیکھ کر فوراً گوتم بدھ کا خطاب دے ڈالا تھا۔ انتہائی خاموش طبع اور تمکنت تھی اتزل شاہ کی شخصیت میں۔ بقول غزل کے الفاظ کا استعمال ناپ تول کر کرتے ہیں، زیادہ فضول خرچی نہ ہو جائے، لیکن دوسری شادی کا کاٹنا غزل کے دل میں اتر گیا تھا۔ اماں نے اسے دلائل دے کر مطمئن کر دیا تھا۔ غزل مناہل کی خاموشی اور اداسی کو گھر چھوڑنے سے محمول کر رہی تھی۔ مایوں بیٹھنے سے پہلے مناہل نے خضر کے دیے ہوئے کارڈ، تحائف اور پھول جو اب باسی ہو گئے تھے نکالے اور چھت پر لے جا کر جلا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب چیزیں خاک ہو گئی۔ خضر حیات ان سب چیزوں کی طرح میں نے اپنے دل سے تمہاری یادیں، تمہاری محبت، تمہاری صورت کو بھی جلا دیا ہے، اور اب دل میں صرف راکھ بچی ہے، وہ بھی اڑ جائے گی۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ یکدم ہوا کے جھونکے سے راکھ ادھر ادھر بکھر گئی۔ اسی چہرے پر بلا کا سکون تھا۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور انتہائی خشوع و خضوع سے دعا کی کہ اے اللہ میرے قدموں کو مضبوط بنا، میرے دل کو مضبوط کر دے، میں ایک نئے سفر پر جا رہی ہوں۔ وہ شخص جس سے میری شادی ہونے والی ہے وہی میرا نصیب ہے، کہ تو نے میرا جوڑا اس کے ساتھ وہی بنایا ہے۔ میری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے شوہر پر اپنی تمام وفاداری اور محبت نچھاور کر سکوں۔ آخرکار شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ مناہل اتزل شاہ بن کر بابل کی دہلیز پار کر گئی۔ اتزل کی کچھ دور کی رشتہ دار خواتین اور دوستوں کی بیویاں اسے کمرے میں لے آئیں۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح ہر قسم کے جذبات اور احساسات سے آری بیٹھی تھی۔ اسے اتنے مختصر سے عرصے میں اس کی زندگی میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ کمرے میں باندھ باندھ کی دھوریاں بولی جا رہی تھیں۔ وہ موجودہ صورتحال سے بے خبر، بالکل خالی الذہن بنی بیٹھی تھی۔ پتہ ہی بھی نہیں چلا کہ کب نکاح ہوا، کون اس کے برابر آ بیٹھا۔ البتہ جب وہ اپنا آنگن چھوڑ رہی تھی جہاں اس کے بچپن کی حسین یادیں دل میں پیوست تھی، تب وہ ہوش میں آئی۔ ماں باپ کے گلے لگ کے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر شاید کسی نے بازو سے پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور ایک بار پھر برف کی دیوار اس کے گرد تن گئی تھی۔ ارے اتزل کی پہلی بیوی کا تو جواب نہیں تھا، اتنی خوبصورت اور اسمارٹ تھی کہ بس دیکھتے رہ جاؤ۔ مناہل اسے جمنے پر بے ساختہ چونکی تھی۔ اتزل کے مزاج ہی خراب تھے، جو اتنی حسین بیوی کی قدر نہیں کر سکا۔ باتیں بلند کر سرگوشیوں میں ہو رہی تھیں۔ پورا پکا بزنس مین ہے، دو اور دو چار کی فکر میں بیوی کی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ایک رازداری سے بولی۔ اتزل سے متعلق ریمارکس سن کر مناہل پریشان سی ہوگی۔ چلیے بھائی آپ سب لوگ کمرہ خالی کر دیجیے، اتزل بھائی آرام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک شوق سے لڑکی نے سب سے آواز بلند کہا۔ آہستہ آہستہ کمرہ خالی ہو گیا، صرف وہی لڑکی رہ گئی۔ چہرے پر مہربان سی مسکراہٹ لی اس کی جانب بڑھی۔ میرا نام ثنا ہے، میں اتزل بھائی کی دوست وحاج
आपकी वाइफ हूँ। जो अपन वो भी ज़बरदस्ती हल्का सा मुस्कुराया। अचानक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मिनाहिल घबरा कर चेहरा एकदम झुका लिया। अरे इत्तज़ल भाई, सना चहक कर बोली। इत्तज़ल का नाम सुनते ही मिनाहल के पूरे जिस्म में चोटियाँ सी रेंगने लगी। भाभी आपको वहाज बुला रहे हैं। एक संजीदा सी आवाज़ पे की फ़िज़ा में उभरी। मिनाहल को मुंह उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उस वक़्त वो अजीब सा खौफ महसूस कर रही थी। अचानक उसे अपने बिल्कुल करीब आहट महसूस हुई। बेसाख्ता मुँह उठाकर देखा तो वो शख्स जो अब उसका नसीब था, उसका शरीक सफ़र था, उसकी ज़िंदगी का मालिक था, बिल्कुल उसके सामने बैठा था। मिनाहल ने सिर्फ एक निगाह डाली। कुशादा पेशानी, स्याह चमकती हुई बड़ी बड़ी आँखें, होंठों के ऊपर घनी मूंछें, गंदमी रंगत और मगरूर सी नाक। वो बिलाशुबा इंतहाई पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। मिनाहल को इत्तज़ल की निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई तो वह कन्फ्यूज़ सी होने लगी। इत्तज़ल पे एक और उसका जायज़ा ले रहा था। अनाबी होंठ कँपा रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों पर पलकों ने पर्दा डाल रखा था। सतून सी नाक में नच झलमला रही थी। इत्तज़ल उसे देखकर बेसाख्ता हंस दिया। मिनाहल ने काफ़ी हैरत से मुँह उठाकर उसे हंसते देखा। इंतज़ल की मौका हंसी उसकी समझ में बला धरती। देखिए मिनाहिल साहिबा, मैं बात घुमा फिरा कर करने के आदी नहीं हूँ। दो टक बात करना जानता हूँ। आप काफ़ी खूबसूरत है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने मुझसे शादी क्यों की। मिनाहिल को ये सवाल इंतहाई अहमकाना लगा। वो उसका रवैया समझने से कासिर था। मैं चाहता हूँ कि कोई भी लड़की दिल से अपने शौहर की दूसरी बीवी बनना पसंद नहीं करती, और सेकंड हस्बैंड हैंड शौहर उसे दिल से कभी गवारा नहीं होता। तो फिर आपको मेरी बीवी बनने के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी। मिनाहिल इत्तज़ल के मुँह से इतनी काटदार बात सुनकर शिद्दत से रह गई। वो उसे टुकर टुकर देखे चली गई। देखिए मिनाहिल, अमूमन लड़कियां दो वजूहात की बिना पर सेकंड चॉइस बनना कबूल करती हैं। मिनाहिल को जांचती नज़र से देखते हुए बोला। लहजा नरम था लेकिन अल्फाज आग की मानी थे। एक दौलत की खातिर, और दूसरी वो रख कर उसकी तासरात वो रुककर उसकी तासरात देखने लगा, जिसका चेहरा उस वक्त इंतहाई मुतखीर हो रहा था। चेहरे पर एक रंग आ रहा था, दूसरा जा रहा था। वो इतनी सफाकी से सच बोल रहा था कि मिनाहिल के हाथ पांव यकदम सर्द और ढीले पड़ गए थे। और दूसरी मजबूरी ये कि वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, रास्ता तो कोई दूसरा था लेकिन अचानक बदल जाता है, फिर किसी दूसरी मंजिल को नाचार कबूल करना पड़ता है। आपका रास्ता दूसरा था लेकिन मंजिल के तौर पर मैंने आपके सामने आ गई, या फिर वही वजह। वो शौक से पूछ रहा था कि मिनाहिल उनको ना इनकार न कर सके। ये सर एकदम सजदे की माने झुका लिया। पहली मजबूरी। बेसाख्ता उसके सर नफ़ी में हिल गया। मिनाहिल इत्तज़ल के इस अजीबो गरीब अंदाज से पूरी तरह सिटपटा से गई। अगर इत्तज़ल उसे अपना एतमाद देता, उससे प्यार से पूछता तो वो खुद बना देती, लेकिन जैसी उसकी शख्सियत मुनफरिद सी थी, अंदाज उससे भी ज़्यादा मुनफरिद था। ओके, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं अब सोना चाहता हूँ। सुबह ऑफिस पर जाना है। वो उस तरह गोया हुआ जैसे वो चंद सेकंड की ब्याही दुल्हन हो ना हो, बल्कि उसकी पर्सनल सेक्रेटरी हो, जिससे अहम मालूमात हासिल करके कहा हो, अब तुम जा सकती हो। मिनाहिल शौक की कैफियत में बैठी वॉशरूम के दरवाजे को देख रही थी, जहाँ वो अभी गया था। इत्तज़ल का रवैया इंतहाई रवायती सा था, गोया अभी मेरी आजमाइश ख़त्म नहीं हुई थी। वो थक कर बोली। कपड़े बदल कर उसने डरते डरते बेडरूम में कदम रखा तो सामने बिस्तर पर वो बड़े इत्मीनान से पुरसुकून नींद सो रहा था। मिनाहिल आहिस्ता से चलती हुई बेड के करीब आई और खामोशी से तकिया उठाकर सोफे पर तराश हो गई। उसकी ज़िंदगी एक गंभीर सवाल बनकर रह गई थी, जिसका जवाब खुद उसके पास भी मौजूद नहीं था। वो अचानक हड़बड़ा कर उठी। शायद सुबह हो चुकी थी। रात न जाने किस पहर वो नींद की वादियों में उतर गई। उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कमरे में सिर्फ वही मौजूद थी। मिनाहिल ने दरवाजे की तरफ देखा, वो भी बंद था। मनान उसके जहन में झमाका हुआ कि रात इत्तज़ल ने ऑफिस जाने का जिक्र किया था। हवास जरा ठिकाने आए तो उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। रात ने उसने कमरे की जानिब कोई ध्यान ही नहीं दिया था। कमरा अपने मुमकिन के आला ज़ौक़ी का मुंह बोलता सबूत था। कमरे के बीचों बीच आयरन रॉड का बहुत आला बेड, उसके से चंद कदम पर आरामदेह सोफ़ा, सामने बेडरूम टीवी और कोने में बेडरूम फ्रिज। उससे थोड़ा आगे देव कामत खिड़की थी, जिससे लॉन का दिलकश नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। लॉन से थोड़ा आगे स्विमिंग पूल और उसमें मौजूद नीला पानी आंखों को बहुत भला लग रहा था। उसने पर्दे खींचकर उस एसी को ऑफ कर दिया। कमरा बिल्कुल यख बस्ता हो रहा था। अचानक टाइम का ख्याल आया तो वॉल क्लॉक की तलाश में इधर उधर निगाहें दौड़ाई। सामने की दीवार पर खड़ी की सुइयाँ 1 बजे का ऐलान करी थी। इतना टाइम हो गया। वो मतवज्जम से हो गई। फिर ड्रेसिंग रूम से बलहका बाथरूम की जानिब बढ़ी। फ्रेश होकर आई तो चाय की शदीद तलब महसूस हुई। हिम्मत करके वो दरवाज़ा आहिस्ता से खोला और हौले से कदम बाहर की जानिब बढ़ा दिए। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ इस घर में कल शादी हुई है। पूरा घर खूबसूरत और डेकोरेशन पीस से सजा हुआ था। घर की सेटिंग इंतहाई ब्यार वकार जदीद तर्ज पर की गई थी। वो अंदाज़े से चलती हुई सीढ़ियों से नीचे उतरी। सामने से उसे मुलाजमा टाइप की औरत दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज से सलाम किया। उसने आहिस्ते से जवाब दिया, बेगम साहिबा आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी। बड़े साहब छोटे साहब कह गए थे कि आपको नाश्ता बना दो। मुलाजमा उसे लिए डाइनिंग हॉल की जानिब आई, जो काफ़ी वसी और खूबसूरत था। ऐसा करो, मुझे सिर्फ 1 कप चाय और सैंडविच ला कर दो। वो बददिली से गोया हुई। मिनाल यहाँ के मकीनों के बारे में सोचने लगी। अजीब पुरसरारत और खामोशी भी। इतने बड़े घर में ससुर साहब से
सिर्फ एक बार ही मुलाकात हुई थी, जब निकाह के बाद सलामी के तौर पर उन्होंने भारी चेक दिया था। नाश्ते से फ़र्ग होकर मुलाज़िम ने उसे भरपूर पूरा घर दिखाया था। और ये कमरा है मेरा, हमारे सनी बाबा का। एक कमरे के दरवाजे पर रुक गई, जो गालबन लॉक था। जो आजकल मुल्क से बाहर है, अपना कमरा हमेशा बंद करके जाते हैं, जो उन्हें अपनी चीज़ों पर मुदाखलत बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत लाडले हैं जी साहब और छोटे साहब की। वो खैर दिलचस्पी से सुनते हुए शाम को वो वसी और अरीज़ लॉन में आ गई, जो उसे बेहद पसंद आया। तकरीबन 6 बजे के करीब सर साहब घर में दाखिल हुए। वह नहाकर और नमाज से फारिग होकर लॉन में ही बैठी थी। दोनों को यक देखकर उसने बहुत अदब से सलाम किया, जिसका जवाब दोनों की तरफ से नहायत सरसरी सा मिला। सब कमरे में जा चुका था। वह अपनी तमाम हिम्मतें जमा करके उसके पीछे गई। हौले से दरवाज़ा को नॉक किया। कमीन उनके उसकी आवाज़ पर उसे यकदम अंदर रखा। इत्तिज़ाल ने सरसरी से निगाह उस पर डाली और दोबारा जूते उतारने में मसरूफ़ हो गया। मराहल ने लरजते कदम कांपते हाथों से कोट और ब्रीफकेस जो बिस्तर पर धरा था उसे उठाया। प्लीज़ वार्डरोब से मेरा कोई शलवार कुर्ता निकाल दीजिए, वो सपाट लहजे में कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। और मराहल अलमारी की तरफ 3 बेकैफ गुजर रहे थे। इत्तिज़ाल का रवैया मराहल से और रोज़ की तरह इंतहाई लिए दिया और रिजर्व सा था। खामोश सा अपने खोल में बंद रहने वाला इत्तिज़ाल कभी कभार मराहल को हैरान कर देता था। एसार अहमद सर आज कल बिजनेस के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर गए हुए थे। 2 दिन बाद इंतहाई सादगी से वलीमा भी हो गया। मराहल जो लाउंज में बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी, इत्तिज़ाल के यूँ पुकारने पर चौंक गई। इत्तिज़ाल शाहज़ो नाज़र है उसका नाम लेता था, वरना हमेशा सुनिए या फिर बराह रास्त कोई बात कह देता था। प्लीज़ ज़रा मेरे लिए एक कप काफ़ी स्टडी में भिजवा दीजिए। ये कहकर वो स्टडी की जानिब चला गया। मराहल ने सामने क्लॉक पर निगाह डाली, जो 12 के हिस्से पर आने वाली थी। किचन में जाकर वो 2 कप काफ़ी बनाई, अपनी वहीं छोड़कर वो स्टडी की जानिब बढ़ गई। नाक करके धीरे से दरवाज़ा अंदर दाखिल हुई। इत्तिज़ाल किसी फाइल पर झुका हुआ था। वो खामोशी से काफ़ी टेबल पर रखकर पलटी ही थी कि इत्तिज़ाल की गैर मुतवक्का आवाज़ पर उसके यकदम रुक गए। आपने अपने लिए काफ़ी नहीं बनाई आज? इत्तिज़ाल पहली बार सिर्फ उसके मतलब पूछ रहा था। जी, वो मेरा कप किचन में है। उंगलियां मरोड़ते हुए वो उससे कुछ डिस्टर्ब सी लगी। आप अपना कप यहीं ले आए। इत्तिज़ाल के उस अनोखे हुक्म पर बेहोश होते बची, फिर फ़ौरन दरवाजे की जानिब बढ़ गई। इत्तिज़ाल उसके अंदाज़ और तवार पर देखकर बहुत जाया करता था। आम लड़कियों वाली उसमें कोई बात ना थी। वो शॉपिंग करने का शौक़, ना घूमने फिरने या मेके जाने की फरमाइश। बस खामोशी से काम में मसरूफ़ नज़र आती। इत्तिज़ाल का अचानक उस पर तरस सा आ गया। वो उसे काफ़ी सादी से लगी। उसी असना में वो काफ़ी ले आई और सामने सिंगल सोफ़े पर टिक गई। कमरे में 2 नफूस थे, लेकिन दोनों के दरमियान जामद खामोशी की दवेश सादत तनी हुई थी। दोनों अपनी सोचों में मुस्तग़ल थे। इत्तिज़ाल मराहिल और सितारा का मुवाज़ना कर रहा था। सितारा उसे शादी बिज़नेस के सिलसिले की एक कड़ी थी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। अमीर घरानों की औलादों में जो खसूसियत पाई जाती है, उसमें बददर्जा अदम मौजूद थी। ऊपर से सोने पर सुहागा, काफ़ी हसीन और तरीम याफ्ता भी थी। वो शादी के बाद भी अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने को राज़ी न थी। बॉयफ्रेंड्स बनाना और रोज़ क्लब जाना उसकी लाइफ स्टाइल में शामिल था। इत्तिज़ाल एक कामयाब बिजनेसमैन और मॉडर्न सोच का मालिक होते हुए भी बीवी के मामले में वही रवायती मर्द निकला। उसे सितारा का बॉयफ्रेंड्स बनाना और पार्टियों में बाकाना ड्रेसेस और अंदाज़ अपनाना उसकी तबीयत पर बहुत कड़ा गुजरता था। इत्तिज़ाल लड़ने झगड़ने बहस करने का आदी न था। उसने सितारा को 2-3 बार आसान से समझाया, लेकिन सितारा ने में फिर भी अपने रोश में ना बदली। जब सितारा की बेबाकी और आज़ादी हद से बढ़ने लगी, तो उसने सितारा के सामने 2 चॉइस रखी। या तो वो ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसकी बीवी बने, या फिर तलाक ले ले। सितारा ने दूसरी चॉइस कबूल की। वो भी इत्तिज़ाल जैसे संजीदा और गम को इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, और उसे तलाक हो गई। इत्तिज़ाल अब दोबारा शादी जैसे तल्ख़ और कड़वे तजुर्बे को दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन डैडी के जानने वालों ने उनका मशवरा दिया कि मिडिल क्लास की लड़कियों में वफ़ा ज़्यादा होती है और वो बहुत शोहरपरस्त होती हैं। लिहाजा इत्तिज़ाल की शादी किसी मिडिल क्लास की लड़की से कर दी जाए, तो इत्तिज़ाल को खुश रखे और यूम नाहल इत्तिज़ाल की ज़िंदगी में चले। इत्तिज़ाल ने जब पहली बार मराहल की तस्वीर देखी, तो वो उसे बहुत क्यूट लगी थी। उसकी तस्वीर में कोई ऐसी ख़ास बात ज़रूर थी कि वो चंद सालों से देखे गया। होंठ जो बरसों से मुस्कुराना भूल गए थे, एकदम मुस्कुराहट है। लम्हे भर पे मुस्कुराहट गायब हो गई। उसकी जहन में यह अचानक धमाका हुआ कि भला एक खूबसूरत पढ़ी लिखी हुई और कवारी लड़की सेकंड चॉइस बना क्यों पसंद करेगी? किसी मर्द की दूसरी बीवी बनना मराहल जैसी लड़कियों क्यों गवारा करेगी? उसके पीछे कोई ना कोई वजह और मजबूरी ज़रूर होगी, और ये वसवसे और खदशे उसके दिल की दीवार से चिमट के, और दिल में जो बरसों बाद खुशियों में सरमस्ती की नन्ही सी
कॉपल बैठी थी एकदम मरझा गई। शादी की रात उसे दुल्हन के रूप में देखकर गुमसुम सा हो गया। वो उसे अपने दिल की कहीं आसपास महसूस हुई और फिर फ़ौरन ही उसने अपने खुदशात को ज़ुबान दे दी। उसके घबराने और सटपटाने पे में से वो काफ़ी कुछ समझ गया था। नतीजा हस्ब तवक्का था, वो अंदर ही अंदर मुरझा सा गया। उसका मतलब साफ था कि वो पहले किसी को और पसंद करती थी और शायद अब भी उसे उस यकदम उसे शदीद गुस्सा आ गया, जिसे वो बमुश्किल कंट्रोल किया। उस दिन से उसने अपने और मनाहल के दरमियान हदूद मुकर्रर कर दिए और फिर दोनों ने ही ये फासले ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। मैं जाऊँ? एतज़ाल उसकी आवाज़ से एकदम हाल में लौट आया। उसे इस तरह इजाज़त तलब करते देखकर वो एकदम हंस दिया। मनाहल एतज़ाल की इतनी खूबसूरत हंसी में खो सी गई। कभी कभी मुझे यूँ लगता है कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हैं, हर बात में मुझसे इजाज़त क्यों मांगती है? वो मुस्कुराती निगाहों से सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। मनाहल को भी अक्सर यही गुमान होता था कि वो उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है। उसका अंदाज़ काफ़ी नया और दोस्ताना सा था। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मनाहल खफीफ सी होगी तो फिर बैठ जाए। उसे कहते ही वो फ़ौरन बैठ गई और वह दोबारा फिर से हंस दिया। मनाहल खासी जज्बत सी हो गई। आप घर में बोर तो नहीं होती? न जाने क्यों आज इत्तेज़ाल का दिल चाह रहा था कि वो मनाहल से बातें करता। दिल की ये ख्वाहिश दिमाग का खास पसंद नहीं आई, लहजे से नायत वाज़ेह थी। ओहो, 1 महीने बाद पूछने का ख्याल आ रहा है। वो अंदर ही अंदर चिढ़ कर बोली, लेकिन बहरहाल देर आदि आया दुरुस्त आया। नहीं, सारा दिन कामों में और टीवी देखने में गुजर जाता है। वो तमकने से बोली। उसे खुशगवार मूड में देखकर उसे और अपने मतलब पर आ गई। सुनिए, मैं कल अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। बहुत दिनों से चक्कर नहीं लगाया। तजल ने जो फार की तरफ मतवज्जा हो चुका था, सर उठाकर उसे गहरी नज़रों से देखा। मराहल को आज पता चला था कि उसकी आंखें कितनी तिलिस्मी और खूबसूरत हैं, जैसे मुकाबिल को अपनी जानिब खींच रही हों। अब ड्राइवर के साथ जब दिल चाहे चली जाया करे। ये कहकर वो अपनी फाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। काफ़ी देर बाद जब सर उठाया तो मराहल की उसी पोजीशन में बैठी शशो पंच की कैफियत में मुब्तला नजर आई। अपनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? वो एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप मुझे छोड़ने नहीं चाहेंगे तो अम्मा और अब्बा को वो समझ क्या कि उसे क्या कराना चाहती है। ओके, फिर ऐसा करते हैं कि शाम को मैं ऑफिस से आ जाऊँगा, फिर साथ चलेंगे। ओके, थैंक यू। वो एकदम बच्चों की माने खुश हो गई। इत्तेज़ाल उसकी बचकाना सी बेताबी देखकर होले से मुस्कुरा दिया। ठीक 5 बजे वो पूरी तरह से तैयार होकर बैठ गई। आज उसने खसूसी तैयारी की थी। पिछली बार जब माँ के घर गई थी तो उसकी सोनी कलाइयाँ और मेकअप से मुबरा चेहरा देखकर उन्हें शक सा हुआ कि शायद मनाहल खुश नहीं है। मनाहल ने उनके खदशात को बेबुनियाद साबित करने के लिए अपने ऊपर खासी तवज्जो दी थी। बेज कलर का सलग का सूट जिसमें बेज कलर के सितारे और मोती लगे हुए थे, हल्का हल्का सा मेकअप उसे बिल्कुल नया लग दे रहा था। हाथों में सोने की चूड़ियाँ और कानों और गले में सोने का नाजुक सा सेट उसे सुहागन जाहिर कर रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। इत्तेज़ाल कमरे में दाखिल हुआ। जो ही मनाहल पर निगाह उठी तो निगाह ने वापस आने से साफ इनकार कर दिया। आज वह काफ़ी थकन महसूस कर रहा था, लेकिन मनाहिल पर निगाह पड़ते गोया थकन भाप की तरह उड़ गई। वह गुनगुनाते हुए अपनी सिल्की स्याह बालों की ब्रश कर रही थी। कई लम्हे यूं ही बीत गए। अचानक इत्तेज़ाल को अपनी वाफरनगी का एहसास हुआ और अपने आप को साजिश करके खंकारते हुए अपनी मौजूदगी का ज़ाहिर की। मराहल बिजली की तरह से पीछे पलटी। इत्तेज़ाल को सामने देखकर उसे अपने दुपट्टे का ख्याल आया। निगाह दौड़ाती हुई तो वो सोफ़े पर धड़ा नजर आया, जहाँ इत्तेज़ाल अब तक बैठ चुका था। मनाहल को कुछ न सोचा तो फ़ौरन सलाम झाड़ दिया। इत्तेज़ाल ने सर के इशारे से जवाब दिया। मनाहल की कैफियत अजीब सी हो गई। झंझलाहट रगो रवैये में उतरने लगी। दुपट्टे की गैर मौजूदगी की बिना पर झंझलाहट और परेशानी मनाहल के चेहरे पर दर आई थी। वह इत्तेज़ाल की ज़ेरक निगाहों में से पोशीदा ना रह सकी। इत्तेज़ाल ने अपने बराबर में मनाहल का दुपट्टा देखा। मैं तरमा, मुझे शायद दुपट्टा चोर समझ रही हैं। पहली बीवी को दुपट्टे से कोई सरोकार ही नहीं था। दूसरी मसूफ़ा बगैर दुपट्टे के शोहर के सामने ऐसे घबरा रही थी जैसे बीच बाजार में खड़ी हूँ। इत्तेज़ाल बुरी तरह से चिढ़कर दिल में जलाकर बोला। इत्तेज़ाल जूता उतारने ने जो ही झुका, मनाहिल ने उसका फ़ायदा उठाकर तेज़ी से इत्तेज़ाल के करीब आकर दुपट्टा उठाना चाहा। शोमे किस्मत के सैंडल में मुकीद पाँव अचानक लिपट गए। वो अपना तवाज़ुन कायम न रखते हुए पूरी की पूरी इत्तेज़ाल के ऊपर आन गिरी। इत्तेज़ाल उसके अचानक तात पर एकदम बौखला सा गया। खुशबुओं में बसा नरम और नाजुक वजूद और स्याह खुशबूदार ज़ुल्फ़ें उस लम्हे असाब का इम्तहान बन गई। इत्तेज़ाल बेखुद सा हो गया। मनाहिल ने इत्तेज़ाल के मजबूत शानों को पकड़ते हुए अपने आप को संभालने की कोशिश की तो उसकी कार्रवाई में उसका चेहरा इत्तेज़ाल के चेहरे के करीब काफ़ी करीब आ गया। वो मज़ीद घबरा गई और जल्दी से इत्तेज़ाल से अलग हो गई। चेहरा मारे हजारत की शर्म के सुर्ख होता जा रहा था। इत्तेज़ाल का चेहरा दिलचस्पी से देखे गया। मनाहिल की आंखों की ताक़ुब में इत्तेज़ाल ने निगाहें दौड़ाई और सोफ़े पर धड़ा दुपट्टा देखकर वो ज़ेरे-लब मुस्कुरा दिया। जिस दुपट्टे को थोड़ी देर पहले कोस रहा था, उसी दुपट्टे ने उसे जन्नत की सैर करवा दी थी।
تو یہ تھا آج کے ناول کے فرسٹ پارٹ کا. اینڈ کیسا لگا آپ کو سب کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کا لاسٹ پارٹ ہم کریں گے کل پڑھیں گے. اور جس نے اب تک میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کہانی لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اور آلسو پریس دا بیل آئکن تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو کی خبر ملتی رہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.